हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो आज हम इसका पहला लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कि केमिकल चेंज क्या होगा, फिजिकल चेंज क्या होगा, आप कैसे पता लगा सकते हो कि केमिकल चेंज होगा क्या, और आप केमिकल इक्वेशन को लिख कैसे सकते हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करेंगे केमिकल चेंज से। तो व्हाट इज ए केमिकल चेंज? व्हाट इज ए केमिकल चेंज? केमिकल चेंज होगा क्या? जैसे कि आप अभी 9th क्लास में पढ़ के आए हो फिजिकल स्टेट्स के बारे में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोन साइंस, इनकंडेंसेट, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो वो तो थी आपके पास फिजिकल स्टेट। उसके अंदर आपको फिजिकल चेंज भी बताया था कि अगर कोई सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से वापस सॉलिड आ रहा है, या लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड आ रहा है, तो वो सब फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा था। उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। तो ये केमिकल चेंजेस क्या होंगे, इनका हमें पता कैसे लगेगा? तो केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर उधर जाएंगे, यानी कुछ नया बनेगा। जैसे कि आपने कभी कागज जलाया हो, तो कागज जब आप जला दोगे तो उससे जला के राख बनेगी, और राख से आप कागज तो बना नहीं सकते। तो इसका मतलब जो फिजिकल चेंजेस होंगे वो तो रिवर्सिबल होंगे, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होंगे वो रिवर्सिबल नहीं होंगे। जैसे अगर आपने बर्फ पिघला दी, और मैं कह रहा हूँ इस बर्फ से वापस आप वो बना दो, जो क्या बोलते हैं, बर्फ जो आपने पिघलाई उससे पानी बना, मैं कह रहा हूँ उस पानी से वापस आप बर्फ बना दो, तो बना दोगे फ्रीजर में रख के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वो जो आपने कागज जलाया उससे वापस वो दोबारा कागज बना दो, तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। तो आप केमिकल चेंज को देखोगे कैसे कि केमिकल चेंज हुआ? तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होंगे, जैसे चेंज इन कलर। अगर कलर में कोई चेंज आया है, चेंज इन गैस, अगर गैस में कोई चेंज आया है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में कोई चेंज आया है। तो इन चार से आप देख सकते हो कि कोई केमिकल चेंज है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मोमबत्ती जलाई, तो क्या वो एक केमिकल चेंज है या फिर एक फिजिकल चेंज है? सोचो, वो एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? वो एक केमिकल चेंज भी है और एक फिजिकल चेंज भी है। सोचो, आपने मोमबत्ती जलाई, जलाई, अब इसके अंदर जो बत्ती लगी हुई थी उसका क्या हो रहा था? उसका हो रहा था केमिकल चेंज। आग लगाई, वो राख बन रही थी, कुछ धुआं भी निकल रहा था, वो तो था केमिकल चेंज। लेकिन जो इसका वैक्स है वो तो पिघल के नीचे गिर रहा था, तो अगर हम उससे वापस रिमोल्ड करके मोमबत्ती बनाना चाहे तो बन जाएगी। तो ये एक फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछेंगे तो नहीं, पर मैंने बता दिया फिर भी। तो आपको ध्यान रखना है बस, केमिकल चेंज होगा क्या? केमिकल चेंज तब होगा अगर कोई चेंज चेंज इन कलर, यानी कलर में चेंज आ रहा है, गैस में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, फिर स्टेट में चेंज आ रहा है। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर एक सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे कुछ बन रहा है। तो मैग्नीशियम को लिखेंगे कैसे हम? Mg, उसके साथ में हम लिखेंगे ऑक्सीजन, और उसे करेंगे हम हीट। ये जो ट्राइंगल लिख रहा हूं मैं, ये हीट का साइन है। इससे बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये होगी इसकी ऐश, ऐश माने राख, और ये होगी व्हाइट कलर की। ये तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सबसे पहली रिएक्शन है आपके बुक के अंदर, जो कि केमिकल चेंज की रिएक्शन है। अब इसमें आपको पता कैसे लगा कि केमिकल चेंज है? मैग्नीशियम को हमने जलाया, अब ये ऑक्सीजन हम कहीं से लाएंगे नहीं, नॉर्मल एयर में लाके वो रिबन जला दूंगा, ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन को, यानी जलाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, उसे हीट कर दिया, तो उससे मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या है? उसकी राख बन गई। जैसे हमने पेपर जलाया उससे राख बन गई, हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि व्हाइट कलर की ऐश यानी राख बन गई। तो इसमें क्या हुआ? इसमें स्टेट में चेंज आ गया पूरा का पूरा, इसमें कलर का भी चेंज आ गया। जैसे मैग्नीशियम पहले गोल्डन टाइप कलर का होगा, जैसे वो येलो इस कलर का होगा, और बाद में वो व्हाइट कलर की एक ऐश बन गया। तो इसके अंदर आपने कैसे कह दिया कि भाई ये एक केमिकल चेंज है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। हाउ टू राइट
ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले जब लिखा गया था वो लिखा गया था वर्ड्स में। वर्ड्स में कैसे, इसी वाली रिएक्शन को ले लो, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो वर्ड्स में ऐसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले ऐसे लिखा गया, लेकिन इसके अंदर कुछ खास पता नहीं लग रहा, बस हमें पता लग रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा। लेकिन हमें तो स्टेट का भी पता होना चाहिए, वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स है उसके अंदर, इसके अंदर नाम है वो दिख रहा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो गया। इसके बाद हमारे पास आया ये वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम साइन का यूज करेंगे। तो हमने लिख दिया Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब हमने इसमें स्टेट भी लिख दी, Mg यानी सॉलिड, O2 यानी गैस, और ये जो एस बनी ये भी हमारे पास क्या थी, सॉलिड थी। तो ये एक परफेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है। लेकिन इसके बाद हमारे पास आएगा बैलेंसिंग का खेल, तो अब बैलेंस करना भी सीखेंगे। पहले दो चार इक्वेशन लिख के देख लेते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीजन प्लस कार्बन की, इससे मिलके बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन यानी C, और साथ में लिख लेगी CO2। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कार्बन क्या है, सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो आप एक केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। दूसरी बात हम करेंगे अब हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज थी कि केमिकल चेंज क्या है। दूसरी बात कि हम लिखेंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को। अब हमें देखना है कि इसे बैलेंस कैसे करेंगे हम। तो ये तो बेसिक चीज है, आप एक बार नोट कर लो। तो चलिए अब देखते हैं हाउ टू राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले हमें जानना जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन दिखेगी कैसी, जो कि अभी आप देख चुके हो। तो अभी हम लिख लेते हैं एक इक्वेशन, जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब आप कहोगे भैया आप एक ही रिएक्शन ले रहे बार बार, चलो कोई और से ले लेंगे। जैसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। चलो एक और रिएक्शन ले लेंगे, FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि एक रिएक्शन के अंदर हो क्या कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास दो साइड्स होंगी, एक होगी राइट हैंड साइड, एक होगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो आपके होंगे उनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में होंगे उन्हें बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उन्हें बोलेंगे हम प्रोडक्ट। चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले बोलेंगे प्रोडक्ट। चाहे इधर एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, यहां सारे बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब एक बैलेंस करने से हमें मतलब क्या है उससे पहले देखेंगे। जैसे वाली रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस है, तो इसे हम बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर एनसीईआरटी में आपके एक और वर्ड दिया गया है, उसका नाम है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम बोल सकते हैं, जो कि बैलेंस नहीं होगी। अब बैलेंस करने का मतलब क्या है, अब आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चाहे 9th क्लास में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आज आप ठीक से समझ लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास कैन नीदर
बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब है ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते, सेम टू सेम एनर्जी के लिए जाएगा, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका इक्वेशन से क्या मतलब है। अब एक बात देखो, अगर एक मोटा आदमी एक पतला आदमी भागे भागे जा रहे, ठीक है, आपस में टकरा गए, टकराने से पहले वो रिएक्टेंट थे, टकराने के बाद उनकी रिएक्शन होगी, तो टकराने के बाद जो उनका मास था वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मास उसका था पतले वाले का 50 किलो 50 किलो रहा, जो 100 किलो भारी वाले का था भारी वाले का 100 किलो रहा। तो उसका मतलब था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कहने का मतलब रिएक्शन होने से पहले जो मास है वो रिएक्शन होने के बाद भी सेम ही रहेगा। क्लियर। देखो, रिएक्शन होने से पहले जो मास है वो रिएक्शन होने के बाद भी सेम ही रहेगा। कैसे? यहाँ पे mg एक है, mg एक है, O2 दो है, O एक है। अब यहीं से हमारे पास एक क्वेश्चन बना कि हम जो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होगी वो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे? पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड कितने मोलिक्यूल, कितने वो हैं, एटम है, मोलिक्यूल है, और प्रोडक्ट साइड आपको देखना पड़ेगा कितने मोलिक्यूल और कितने एटम है। सबसे पहले आप चेक करो mg, mg जो रिएक्टेंट की साइड है वो एक है और प्रोडक्ट की साइड mg एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है। तो अब आपको बैलेंस करने के लिए सिंपल मैथ्स लगानी पड़ेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो हम यहाँ इसके आगे दो लगा देंगे, लेकिन अब इस O को बैलेंस करने के चक्कर में mg डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ जो 2 mg बना अब इसके आगे हम दो लगा देंगे, हो गया बैलेंस। तो ऐसे आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इस वाली को देखेंगे। जैसे Zn एक है, Zn एक है, ठीक है, H2 दो है, H2 दो है, ठीक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ठीक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसको आपको छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों के एलिमेंट्स देख लेना, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास FeSO4 gives out Fe2O3 plus SO2 plus SO3, बड़ी इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं Fe एक है, Fe दो है, ठीक, एक है हमारे पास Fe अनबैलेंस। उसके बाद सल्फर देखेंगे एक, यहाँ एक दो है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ चार है, यहाँ तीन दो पांच और तीन आठ है, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो सारे बैलेंस हो जाए। अगर आप देखोगे Fe2 है तो क्या मैं इसके आगे 2 लगा दूं Fe2 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर दो है, एक दो 2 लगा दूंगा इसके आगे सल्फर दो हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 3 8। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं 2 4 जा 8, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस, सिर्फ एक 2 लगाने से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों के दोनों जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स है, वो सबके सब बराबर होनी चाहिए। क्लियर आ रही है मेरी बात? आपने एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट सब पढ़ लिए होंगे। एलिमेंट हम एक सिंगल को बोल देंगे, जैसे Fe एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स आके जुड़ गए, ठीक है, सिंगल को हम एटम बोल देंगे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितने कितने मॉलिक्यूल है, इधर भी कितने पड़ेंगे, इधर भी कितने पड़ेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए ले लो आप, जैसे Al plus H2O steam gives out Al2O3 plus H2। एक आप लिख सकते हो Fe plus H2O steam gives you Fe3O4 plus H2। ये वाली आप ट्राई करके देखना, बैलेंस करके देखना, हो जाएगी आसानी से। चलो एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना। तो इसमें देखना पड़ेगा, यहाँ एल्यूमिनियम एक है, यहाँ एल्यूमिनियम दो है, ठीक है, यहाँ H2 दो है, H2 दो है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन तीन है, यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो अब हमें सबसे पहले किसे बैलेंस करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम को। तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें छेड़ाछाड़ी किसके साथ करनी? हमें ऑक्सीजन के साथ छेड़ाछाड़ी करनी है। तो ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 है, तो क्या मैं यहाँ 3 लगा दूं? होगी ऑक्सीजन बैलेंस। अब मैंने ऑक्सीजन के साथ छेड़ाछाड़ी करी तो कौन बिगड़ गया? हाइड्रोजन बिगड़ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो जब हाइड्रोजन बिगड़ गया, कितना हो गया? 3 2 जा 6, तो यहाँ भी मैं कितना लगा दूंगा? 3। तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस। होप करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, सारी कंप्लीट कर देंगे, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हमारी डिकम्पोजिशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।